फाइन। देखो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक इज़ वेरी सिमिलर, और पहला टॉपिक बहुत बड़ा है स्टूडेंट, और इसमें ईच एंड इंडिविजुअल तुमको समझना होगा, क्योंकि ये क्वांटम कम्युनिकेशन से। ये थोड़ा दिमाग खोल के बैठ जाना तुम लोग, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बी अवेयर, बहुत बड़ा है ये टॉपिक, और बहुत कुछ इसके अंदर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ही है, समझे। इसके अंदर बहुत कुछ समझना होगा तुम लोग को। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है क्वांटम साइंस को लेके रिसेंट डिकेड में। ये 10 साल में देखोगे ना, या 10-15 साल में देखोगे तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि क्वांटम सैटेलाइट चाइना छोड़ दिया। अभी तक सैटेलाइट क्वांटम से रिलेटेड नहीं था। क्या होता है क्वांटम का मतलब? जिसमें तुम्हारा क्यूबिट समझते हो। जैसे देखो इधर ध्यान दो यार, ये अब सुस्त मन नहीं चलेगा, सुस्त दिमाग काम ही नहीं करेगा। इधर देखो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि 0 और 1 काम करता है, बिट बोलते हैं इसको। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, और ये दोनों एक स्टेट में नहीं हो सकता। हम 0 होगा तो 1 नहीं होगा, 1 होगा तो 0 नहीं होगा, समझ गए ना। मगर क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एट द सेम टाइम। बात समझे? 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, यदि 2 क्यूबिट है तो। और 4 क्यूबिट है तो तुम 2 द पावर 4 करके बनेगा। 2 द पावर 3 मतलब 3 क्यूबिट है। तो इस तरह पावर बढ़ते चला जाता। और इनफैक्ट गूगल ने भी 1-1.5 साल पहले अपना क्वांटम डिवाइस बनाया था। उसमें क्या है कि कैलकुलेशन, जो एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो करेगा कैलकुलेटर, इसको 10,000 साल लगेगा, वो कुछ सेकंड में ही कर देता है ये। तो कन्वेंशनल डिवाइस, कन्वेंशनल जो कंप्यूटर है, उससे कई गुना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर तुम्हारा क्वांटम मशीन्स के अंदर होता है। बात समझे? और इसमें बहुत तगड़ा है ये तुम्हारा उसके लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से लिया गया चीज़ है ये सभी चीज़, ठीक है। इसमें बहुत दिमाग लगेगा, तो इसके बारे में करेंगे। यस, भारत भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। हमारा इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है स्टूडेंट? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अप्लाइड साइंस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम फंडामेंटल साइंस में ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि हम फंडामेंटल फिजिक्स में ध्यान ही नहीं देते हैं, हम अप्लाइड फिजिक्स में ध्यान देते हैं। क्या होता है फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस? देखो, फंडामेंटल साइंस का मतलब है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिसर्च। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो रिसर्च है वो फंडामेंटल फिजिक्स है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च से यदि बहुत बड़ा आविष्कार हो जाए, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस या अप्लाइड फिजिक्स। तो भारत क्या है कि यदि फॉरेन कंट्री में कोई बहुत बड़ा तुम्हारा इन्वेंशन हुआ है, हाँ, बहुत बड़ा वहाँ पे फंडामेंटल साइंस पे काम हुआ है, तो भारत केवल अप्लाई ही कर पाता है, अप्लाइड साइंस पे ही काम कर पाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में उस तरह का इकोसिस्टम ही नहीं है। हमारे कंट्री में उस तरह का संस्था ही नहीं है, हमारे कंट्री में उस तरह का मैन पावर ही नहीं है कि जो फंडामेंटल साइंस पे काम कर सके। हाँ ठीक है, भारत ने इस चीज़ को समझा है, और भारत इस चीज़ के लिए, है ना, कॉर्पस जमा किया है। कॉर्पस समझ रहे हो ना, फंड जमा किया है। तो इसलिए देखो, क्वांटम मिशन कमिटमेंट टू फंडामेंटल साइंस इज अ ग्रेट बिगिनिंग, ये पहली बार हम कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ध्यान ही नहीं दी थी। अब वेस्ट कंट्री देखो, वेस्टर्न कंट्री क्या है कि फंडामेंटल साइंस पे कितना काम किया। जैसे एग्जांपल देखो, यूनाइटेड स्टेट्स से बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता फंडामेंटल साइंस में। देखो आज उन लोग का फंडामेंटल साइंस की वजह से गूगल बना, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट बना। फंडामेंटल साइंस से आज क्या नहीं बना, स्पेस एक्स बना वहाँ पे। हमारे कंट्री में नहीं बना क्योंकि हम अप्लाइड पे ध्यान देते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंट्री टू डेवलप फंडामेंटल साइंस, समझ गए ना। और हमारा जहाँ तक सवाल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो ओनली 0.7% ऑफ जीडीपी, और जबकि हम डेवलप कंट्री का बात करते हैं 2 से लेकर 3% है जीडीपी का। तो बात समझे ना, इंडिया कोशिश करेगा इस चीज़ से रिलेटेड। 135 देखो, सभी मज़ेदार चीज़ है। अभी देखो हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा पॉपुलेशन मिड जून तक क्रॉस कर जाएगा ना चाइना को, हालांकि बहुत न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से क्रॉस कर चुका है, हाँ, मगर जो बाहर का जो रिलायबल जो संस्था है वो बोल रहा है कि भारत मिड जून के बाद क्रॉस कर लेगा। एंड वी हैव सीन ऑल्सो कि 10-15 दिन पहले ही देखे थे कि क्रॉस कर गया है। तो जब क्रॉस कर गया है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत तगड़ा है, लगभग 68% हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 68%। यानी कि भारत का 68% जो आबादी है, 68% जो आबादी है वो सब तुम्हारा वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। बात समझे? और ये ज़्यादा नहीं, आपका ये ब्रैकेट आपका 20 और 30 साल तक ही होगा। उसके बाद आपका पॉपुलेशन एजिंग होना शुरू हो जाएगा, बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बेस्ट टाइम है रिप करने का डेमोग्राफिक डिविडेंड को, समझ गए। ये भी बहुत बड़ा है, इसमें एक एक चीज़ समझने वाला चीज़ है, सब होलिस्टिक है। आज का जो एजुकेशन सभी होलिस्टिक है, छोटा मोटा नहीं है।
इट विल टेक टाइम। एंड 136 देखो जो कल बताए थे तुम लोग को डे टू डे करंट अफेयर्स में कि डॉग से रिलेटेड, स्ट्रे डॉग, देखो स्ट्रे डॉग कितना बढ़ता है, देख रहे हो ना, अभी घर से आ रहे होगे तो कितना तुमने स्ट्रीट में डॉग देखा होगा, बहुत सारा है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। अब स्ट्रे डॉग का मेनांस बढ़ रहा है क्योंकि अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में कि बच्चा को बाइट कर लिया या रेबिस फैल रहा है, तो उसके लिए सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस लेके आया है। बट जो सरकार जो गाइडलाइंस लेके आई है उसमें बहुत बड़ा लूप होल्स है, बोला ये इम्प्रैक्टिकल है इस तरह का गाइडलाइंस। क्यों इम्प्रैक्टिकल है ये भी समझेंगे हम लोग, ये एसेंस है इस एडिटोरियल का। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 133 वेरियस ग्लोबल डेवलपमेंट इन क्वांटम साइंस इन रिसेंट डिकेड। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये बिजनेस लाइन पेपर में आया था 28 अप्रैल को स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका एक एक पॉइंट देखना है हमें, एक एक पॉइंट देखना है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद इंपॉर्टेंट होगा ये इनफैक्ट तुम लोग अलग से ना उसके लिए रख लेना बाबू, मेंस के लिए रख लेना, ये डायरेक्ट मेंस में आ जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम मैकेनिक्स पे या क्वांटम सिस्टम पे कितना काम हुआ है, समझे। तो इसको अलग भेजे भी है ना तुम लोग को, उसको जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाकर मर्ज कर देना वहाँ पे, समझे, ICT में मैच कर लेना, सही रहेगा। देखो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल क्वांटम मिशन। देखो हमारे यूनियन कैबिनेट भी बिल्कुल बताए थे ना, सेकंड वाला भी टॉपिक इसी से रिलेटेड है, उसके लिए देखो लगभग 6000 करोड़ का एलोकेशन किया है। अब देखो कौन सा कंट्री है जो सबसे बेस्ट रिसर्च किया है क्वांटम पे, समझे। तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, मैंने हमेशा कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्री है बहुत ही अच्छा खर्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर दिस थिंग्स साइंस। तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड स्कॉटलैंड मतलब यूके का पार्ट है, बहुत अच्छा किया है। हमारा जो मिशन है स्टूडेंट 8 ईयर्स के लिए है, समझे। इसमें क्या है 8 ईयर्स में 2023 से लेकर 2031 तक हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको बढ़ाए, स्पेशली क्वांटम एरिया में, और हम कोशिश करें कि भारत का अपना ही क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर हो, क्योंकि जस्ट अभी तुम लोग को बोले हैं कि जो क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर है उसका कंप्यूटेशनल पावर बहुत तगड़ा होता है। क्या होता है कंप्यूटेशनल पावर? कंप्यूटेशनल पावर का मतलब होता है जोड़ना घटाना, जो भी है तुम्हारा, जो उसको काम दे रहे हो, वर्क दे रहे हो, वो बहुत ही हाई प्रोसेसिंग के साथ करेगा। जो एक नॉर्मल कंप्यूटर आपका 5000 10,000 लगा सकता है, वो चुटकी भर में ये करके दिखा देगा। इसके पीछे कुछ रीजन होगा, इसके पीछे कुछ फंडामेंटल फिजिक्स हो गए, समझ गए स्टूडेंट। अब देखो यही बोला कि ये कंप्यूटर फार पावरफुल है, समझे। और दूसरी बात है कि बहुत ही क्या है तुम्हारा सिक्योर्ड भी है। अरे डेटा हैक नहीं कर सकता इस कंप्यूटर का, जितने भी तुम्हारा साइबर क्राइम वाला आदमी है नहीं कर पाएगा इसको, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो देखो कितना फायदा है, एक तो कंप्यूटेशनल पावर बहुत ही स्ट्रांग है क्वांटम कंप्यूटर का, और दूसरा बात है तुम्हारा इंक्रिप्शन बहुत तगड़ा है। वाइल ट्रेडिशनल, देखो वही बोला कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है वो वेब बेस्ड है, और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो एटम बेस्ड है, और बहुत ही फास्टर है, और ज़्यादा तुम्हारा रिलायबल भी है और सिक्योर्ड भी है। रिलायबल इसलिए कि झट से आपको आंसर दे देगा ये। अब ये वेब बेस्ड कहोगे कि वेब बेस्ड क्या होता है, बढ़िया सुनो, वेब बेस्ड क्या होता है, एटम बेस्ड क्या होता है। देखो क्वांटम इज ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो एटम है ना, जो पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका सब एटमिक लेवल पे जाकर रिसर्च करते हैं, सब एटमिक। जैसे देखो तुम लोग बोर मॉडल पढ़ा होगा, है ना, उससे पहले तुम थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा। बोर मॉडल में क्या था, एलिमेंट सेल है। अब वही तुम बाद में 11 12 में पढ़ते हो तो उसका एस का अलग है, डी का अलग है, पी का अलग है, एफ का अलग है, सब सेल हुआ ना। इनफैक्ट और अंदर जाओगे तो और है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, बात समझे, जिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत काम किए थे। ये फंडामेंटल फिजिक्स हुआ, इस पे काम करोगे तो तुम्हारा क्या बना, कंप्यूटर बना, दैट इज अप्लाइड फिजिक्स। बात समझ में आ गया ना। तो पहले वाला जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग अभी जो करते हैं वो सब वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड है, जिसमें 0 है या 1 है। और ये तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटिंग है वो एटम बेस्ड। एटम बेस्ड मतलब क्यों, क्योंकि एटम का जो सब स्ट्रक्चर है, सब पार्टिकल है, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है ये। अब कैसे होता है समझो यहाँ पे। अब यहाँ समझते हैं वेरियस डेवलपमेंट पर्टनिंग टू क्वांटम साइंस इन रिसेंट डिकेड। क्या क्या हुआ इस पे, 7 साल पहले देखो चाइना गजब कर दिया। हाँ, चाइना ने क्या किया, वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा है। इसका मतलब गजब कैपेसिटी होगा इसके अंदर। फर्स्ट, अभी तक दुनिया में फर्स्ट कंट्री है चाइना जिसने क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा है, समझे।
इट वॉज डिजाइन टू सेंड एंड रिसीव बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देखो जैसे स्टूडेंट, नॉर्मल जो सैटेलाइट होता है वो रेडियो वेव से काम करता है। डू यू नो दिस थिंग? जो नॉर्मल सैटेलाइट होता है वो रेडियो वेव से काम करता है, डेटा रिसीव करने में और ट्रांसमिट करने में। हम बताए थे तुम लोग को, लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारा सैटेलाइट होगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे भेजेगा, ग्राउंड स्टेशन कुछ ऊपर इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ये रेडियो वेव से हो रहा होता है ट्रांसमिशन, यानी मैसेज जाना और आना रेडियो वेव्स में होता है। मगर क्वांटम जो सैटेलाइट है उसमें रेडियो वेव्स नहीं, फोटोन्स में होता है। फोटो समझते हो? लाइट का जो पार्टिकल है आपका, उसमें होता है। अब लाइट के पार्टिकल में यदि तुम मैसेज को कैरी कर रहे हो, मैसेज को भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा तुम्हारा इनक्रिप्टेड माना जाता है। उसको हैकिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? वही लिखा गया है। इट वॉज डिजाइन टू सेंड एंड रिसीव बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन डेलिकेट फोटोन इंफ्रारेड्स लाइट। समझे? ये फोटोन वेव में है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। इट कम्स अंदर, देखो ये देखो क्वांटम साइंस जो है ये ब्लू स्काई रिसर्च का भी हिस्सा है। ब्लू स्काई रिसर्च का मतलब क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस, यानी कि ये क्या है? ये ऐसा साइंस है जहाँ पे लोग का क्यूरियोसिटी के वजह से ये साइंस डेवलप्ड हुआ है। क्यूरियोसिटी की वजह से लाइफ साइंस डेवलप होने का मतलब क्या कि आदमी अब सब पार्टिकल को भी नहीं छोड़ा, उसके अंदर भी अध्ययन कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका क्वांटम साइंस, ये आपका ब्लू स्काई रिसर्च का भी पार्ट है। कहने का मतलब ब्लू स्काई किसका है? ब्लू स्काई रिसर्च किसका पार्ट है बताओ तो? शायद स्पेस एक्स का होगा। देखो चेक करो तो इंटरनेट पे, यूनाइटेड स्टेट्स का ही होगा ब्लू स्काई रिसर्च। देखो थोड़ा तेज से देखो। ब्लू स्काई रिसर्च किसका इनिशिएटिव है देखो तो, या फिर बहुत सारा कंट्री का होगा देखो तो। बी क्विक। अरे जब बोलने से होता है तो बोलो ना गूगल में, इतना क्या टाइम लगाता है? अभी भी आदम जमाना का ही है। बाबू तुमको कुछ समझ में आता है? कोर्स तो लिया है, पढ़ने आ रहा है? हाँ, बेसिक ब्लू स्काई रिसर्च डिजाइन बाय प्योर साइंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल, हाँ नासा, हाँ ये बिल्कुल फंडामेंटल पे ही बात है ना। हाँ फंडामेंटल साइंस पे ही बात है, नासा का ही है। देखो अब क्वांटम मैकेनिक्स करता क्या है? देखो क्वांटम मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम मैकेनिक्स इज प्राइमरली द साइंस दैट गवर्न्स हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। बताए ना कैसे तुम्हारा मैटर और एनर्जी एटम और सब एटॉमिक लेवल पे कैसे बिहेव करता है। तुम लोग जान के बहुत हैरान हो जाओगे, स्टूडेंट जान के बहुत हैरान हो जाओगे कि एटम जो है, मैटर जो है, ऊपर स्टेट में कुछ और बिहेव करता है, और जितना हम सब पार्टिकल जाए उसका बिहेवियर और चेंज होते चला जाता है। अंदर वो नीचे जब सब पार्टिकल है, यहाँ ध्यान दो, जब सब पार्टिकल है उसका बिहेवियर ही अलग है, पूरा एज अ होल इसका बिहेवियर कुछ और रहेगा। अब एटम लेवल पे भी जाओगे तो बिहेवियर कुछ और रहेगा, बट एटम लेवल से सब एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो उसका बिहेवियर कुछ और रहेगा। तो यही हम बिहेवियर चेक करेंगे, उसका बिहेवियर कैसा है, और वहाँ से हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, वो आपका बीट्स या क्यूबिट्स में लेगा। अब कहाँ पे कैसे करेगा? जैसे अभी जस्ट ऊपर क्या बताएं तुम लोग को कि एटम बेस्ड है। तो एटम बेस्ड का मतलब क्या कि एटम्स, आयंस, फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट है सब एटॉमिक लेवल पे उसका अध्ययन किया जाता है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। एक एटम सब एटॉमिक लेवल पे कैसे दूसरे एटम के साथ बिहेव करता है, कैसे उस स्टेट में रहता है, ये सभी प्रॉपर्टी को डिराइव करके क्वांटम डिवाइस बनाए जाते हैं। बात समझे? इसलिए देखो यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, एलिमेंटल पार्टिकल्स या तो 0 और 1 में रहता है, दैट इज कॉल्ड योर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट वेब बेस्ड, या 0 1 रहता है। बट सब एटॉमिक लेवल ऐसा नहीं है। सब एटॉमिक लेवल में क्या है कि एक पार्टिकल 0 स्टेट में भी रह सकता है, एट द सेम टाइम 1 स्टेट में भी रह सकता है, ऑन और ऑफ एट द सेम टाइम रह सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि एलिमेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं या तो वो चार्ज होंगे, है ना, ये चार्ज होंगे, या फिर तुम्हारा चार्ज नहीं होंगे, या पोलराइजेशन होंगे, और उसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 मतलब ऑफ, प्रेजेंट नहीं है, और 1 का मतलब प्रेजेंट है। ये एलिमेंटल पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा नहीं होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में 0 और 1 एक टाइम में ही संभव है साथ में रहना। देखो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे देखो अभी देखो कल का क्लास में क्या बताए थे सुबह कि IMD फेल कर गया। IMD फेल कर गया ना, मिहिर और प्रत्युष जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, यदि मान लो कि वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर रहता,
तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वो जल्दी सॉल्व कर पाता। जैसे एग्जांपल देखो, वेदर फोरकास्टिंग में, ड्रग डिस्कवरी में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, ये सभी में क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ट रिजल्ट दे सकता है तुम्हारा, और बहुत तेजी से दे सकता है। मगर जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है उसको बहुत टाइम लगता है और उसका डेटा भी उतना एक्यूरेट नहीं है जितना चाहिए। आगे देखो 2018 में देखो क्या हुआ था, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी एक प्रोग्राम अनवील किया। प्रोग्राम का नाम क्या है? क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट उसके बाद वो काम ही नहीं हुआ उस पर, और उसके ऊपर कोई आया ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं आया कि कितना काम हुआ। 2018 में प्रोग्राम तो लेके चले आए आप, मैं इस पर कितना काम हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं है अभी तक, शांत बैठा हुआ। अभी 2023 में फिर एक प्रोग्राम आया है, मैं इस बार जो प्रोग्राम आया देखते कहाँ तक जाता है, इस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखो क्वांटम बिट, इसी को क्यूबिट कहते हैं। देखो क्यूबिट का मतलब है कि दो स्टेट एट द सेम टाइम एग्जिस्ट हो सकता है, यही नहीं बोल रहे बार बार तुम लोग को। एलिमेंटल पार्टिकल देखेंगे तो दो स्टेट एट द सेम टाइम नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मगर क्यूबिट का मतलब है कि दो स्टेट एट द सेम टाइम हो सकते हैं, यानी कि 0 और 1 एट द सेम टाइम क्या हो सकता है? एग्जिस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, इट कैन स्टोर 0 and 1 साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम रह सकता है। ऐसे मान लो कि 2 क्यूबिट का हुआ, 2 क्यूबिट का मतलब क्या हुआ? 1 1 1 0 0 1 और 0 0, 4 संभावना हो जाएगा उसका। 2 to the power 2 कितना होता है? 4, तो 4 होगा, 4 बना। यानी कि देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट, यदि आपको कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाना है तो क्यूबिट बढ़ाते चलो। 1 क्यूबिट है तो 2 स्टेट, 2 क्यूबिट है तो 4 स्टेट, 3 क्यूबिट होगा तो 8 स्टेट, 4 क्यूबिट होगा तो 16 स्टेट, 2 to the power 4 16। तो क्यूबिट का संख्या जितना बढ़ाते जाएंगे उतना कंप्यूटेशनल पावर बढ़ते चला जाएगा। यानी कि एक स्टेट तुम्हारा 8 स्टेट में रहने के लिए तैयार है। एक समझ रहे हो ना, 8 स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि फास्ट कैलकुलेशन करेगा वो। अब तो समझ में आ गया होगा। इन फ्यूचर देखो तुम लोग कि क्या है कि यस क्वांटम कंप्यूटर तुम्हारा क्वांटम इंटरनेट भी जा सकता है, क्वांटम इंटरनेट भी मिलेगा तुम लोग को, जो कि बहुत फास्ट होगा। कंप्यूटर्स डोंट जस्ट कंप्यूट इन आइसोलेशन बट दे आल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब क्या होगा कि यदि तुम्हारा क्वांटम इंटरनेट आ जाए तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन होगा वो अपने आप एक दूसरे के साथ होगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक का दूसरे के साथ करते हैं। यदि क्वांटम इंटरनेट हो तो ये जो अपने आप कम्युनिकेशन करेगा, अपने आप कम्युनिकेशन करने का मतलब ये है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ध्यान दो, नहीं समझ में आया होगा तुम लोग को। देखो इसका मतलब ये है, देखो इसमें 2 प्रिंसिपल होता है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। ठीक है, ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल देखोगे तो मान लो कि मैटर के अंदर 2 पार्टिकल प्रेजेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है और बहुत दूर है, इतना दूर है। मैं इसका कैरेक्टर जो भी होगा ये भले ही दूर है, मैं इसका कैरेक्टर से कुछ ना कुछ इसका लिंक होगा। कम्युनिकेशन भले ही दूर है, इतना दूर है, यदि माइक्रोस्कोपी लेवल जाए तो इतना दूर है, भले मैं इसका कैरेक्टर जान लिया तो पक्का इसका कैरेक्टर कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होगा। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, सेल्फ कम्युनिकेशन। इंडिपेंडेंट है ही नहीं, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल इंडिपेंडेंट नहीं है मैटर में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। ठीक है, 2 प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्या होता है? एक प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन और दूसरा क्या है तुम्हारा? क्वांटम इंटेंगलमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट वही लिखा गया है स्टूडेंट, ठीक से देखोगे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। कंप्यूटर्स ये हो गया है ना, कंप्यूटर्स डोंट जस्ट कंप्लीट इन आइसोलेशन बट दे आर ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देख रहे हो कंप्यूटर क्या करेगा? एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। क्यूबिट्स नॉट ओनली रिक्वायर्स ए रेडिकल न्यू कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो कंसिडर एफर्ट्स इन फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टू सक्सीड। अब देखो बाद में क्यूबिट केवल तुम्हारा कंप्यूटेशनल पावर के लिए नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी के लिए नहीं रहेगा, इसका और विस्तार बढ़ेगा। जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि इंटरनेट पे भी चला जाएगा वो, तो उसका दूसरा चीज में भी चला जाएगा। जैसे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि बीटी जितना होगा उतना नैनो टेक्नोलॉजी जितना फ्लरिश होगा उतना इधर फायदा होगा, इसलिए इसका दायरा बढ़ते चला जाएगा। एंड यू कैन अप्लाई इन अदर साइंस ऑल्सो। आप साइंस के अलग अलग ब्रांच में भी इसका यूज़ कर सकते हो। बात समझे? आप फिजिक्स में देखो बट ऑल्सो कंसिडर एफर्ट्स इन फिजिक्स, कंप्यूटर, सब में फायदा होगा इसका। 2010 में देखो, 2020 में देखो, सरकार ने अनाउंस की थी नेशनल कमीशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया गया था, 5,000 करोड़ रुपया दिया गया था 5 साल के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ है देखो, इसमें क्या क्या चीज़ देखा जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करना है, उसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना है, क्वांटम कम्युनिकेशन करना है। क्वांटम कम्युनिकेशन मतलब क्या? फोटोन से, इंफ्रारेड का जो फोटोन है उससे कम्युनिकेशन करना है, जो कि बहुत ही रिलायबल होगा, बहुत ही इनक्रिप्टेड होगा। बात समझे? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बना, इंक्रिप्शन मतलब जो हैक नहीं कर सके। क्वांटम डिवाइसेस बनाना है, क्वांटम सेंसिंग बनाना,
और ये जो सेंसिंग बनेगा यानी क्वांटम जो सेंसर बनेगा वो कई गुना ज़्यादा बेटर होगा आपसे। पहले जो कन्वेंशनल डिवाइस है, कन्वेंशनल जो सेंसर ट्रांसड्यूसर उससे कई गुना ज़्यादा बेटर ये होगा। तो क्वांटम चीज़ ही ऐसा है। क्वांटम क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे कि कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जा रहा है। कंप्यूटेशनल पावर क्यों बढ़ रहा है? बेसिक क्या है इसका? बेसिक ये है कि एट द सेम टाइम वो अलग अलग स्टेट में डेवलप हो सकता है, रह सकता है, और उसी की वजह से कंप्यूटेशनल पावर बढ़ता है। जितना क्यूबिट बढ़ाते जाएंगे उतना क्या होगा, हमारा कंप्यूटेशनल पावर बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे देखो 9 नंबर देखो, ग्लोबली देखो प्रोग्रेस हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग में, है ना, कम्युनिकेशंस एंड क्वांटम मेट्रोलॉजी में यूजिंग क्वांटम डिवाइसेस। आप देखो मेट्रोलॉजी, हाँ मेट्रोलॉजी का मतलब लिखा गया वहाँ पे कि हाई रेजोल्यूशन और हाईली सेंसिटिव मेजरमेंट ऑफ फिजिकल पैरामीटर, मेजरमेंट और बेटर हो, जैसे एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी। अब जैसे ये सब चीज़ यदि सही हो जाए आने वाले समय में, यदि नॉर्म ऑफ द डे हो, रोज का काम हो, तो कितना AMD को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग कैन परफॉर्म टास्क। देखो क्वांटम जो है परम्यूटेशन साइमल्टेनियस, कितना परम्यूटेशन होगा? 0 0 0 1 1 1 1 1, यही ना होगा जी? 4 होगा। हर परम्यूटेशन में पॉसिबल है ये, कहने का मतलब ये हुआ। और यही बिल्कुल इसी का तो एडवांटेज उठाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो तुम्हारा एट द सेम टाइम वो अलग अलग स्टेट में भी रह सकता है। बट नॉर्मल फिजिक्स देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक पार्टिकल एक ही स्टेट में रहेगा एट अ वन टाइम। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल एट एनी टाइम कैन बी स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो ये इसलिए बोलते हैं क्वांटम है। जैसे 11-12 का बच्चा लोग, तुम लोग फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें तुम लोग हेजी-मुथल क्वांटम नंबर जानते हो, स्क्रिंजन वाला जो जानते हो। स्क्रिंजन में क्या बोला गया था कि एक पार्टिकल एक ही स्टेट में रह सकता है, मगर हम क्या किए, वो पार्टिकल का भी सब पार्टिकल के अंदर चले गए, और सब पार्टिकल के अंदर देखे तो ये और है, उसके अंदर और है, क्योंकि पार्टिकल, एलिमेंटल पार्टिकल, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल अलग है, उसका फंक्शन ही अलग है। यहीं से तुम्हारा एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स आया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, जिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन काम किए थे, क्योंकि सब एटॉमिक लेवल पे उनका बिहेवियर ही अलग है इस सब का, और उसी बिहेवियर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? क्वांटम फिजिक्स के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम फिजिक्स क्या हो गया आपका? फंडामेंटल साइंस हो गया। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या हो गया? अप्लाइड साइंस हो गया। बात समझे कैसे हो गया? जैसे मान लो कि सब एटॉमिक पे क्या बिहेवियर कर रहा है उसका थ्योरी बनाओगे तो फंडामेंटल साइंस, इस पे अप्लाई करके कंप्यूटर बना दिया तुम, अप्लाइड साइंस। मैं ये कर क्या रहा है? कौन कर रहा है? अभी जस्ट देखे थे ना, ब्लू स्काई रिसर्च कब का है तुम्हारा? वो दूसरा कंट्री कर रहा है, इंडिया यहाँ पीछे रह जाएगा। इसलिए इंडिया सेकंड आइटल में देखोगे, इसलिए इंडिया इस पर इन्वेस्ट कर रहा है, ह्यूज इन्वेस्ट कर रहा है, इस तरह का चीज़ खुद ही डेवलप करे इकोसिस्टम। यहाँ पे देखो, यदि हम देखेंगे एलाइड क्लब ऑफ 6 विद फंडेड, देखो चाइना, देखो चाइना ने कितना दिया, चाइना ने इसके लिए कितना खर्च कर रहा है? चाइना $15.3 बिलियन 5 साल के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स देखो $1.2 बिलियन, और चाइना का गजब है, बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ा पेटेंट है उसका। और अभी जस्ट देखे, चाइना फर्स्ट कंट्री है जो क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा है। तो चाइना देखो, चाइना बहुत कर रहा है, तो फिर चाइना बहुत करेगा तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी करेगा। राइवलिटी तो ऐसे भी होता है टेक्नोलॉजी में। आगे देखो, अब यदि देखो, यदि हम कहें तो रिसर्च जो हुआ 1970s 80s में हुआ। अब इसका फायदा क्या हुआ कि देखो फिजिक्स नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स में 2022 में, यही है क्वांटम पे ही काम करने की वजह से, जो बोले ना प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन इंडिया, इसके वजह से नोबेल प्राइज तक गया है। हाँ, 3 साइंटिस्ट को मिला था। द नोबेल लॉरिएट्स हैव शोन दैट, देखो वही बोल रहा है कि यस, क्या हो सकता है कि जितना भी दूर रहे पार्टिकल, जितना भी दूर रहे, मगर एक पार्टिकल का बिहेवियर दूसरे पार्टिकल से मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। वही प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट के लिए ही इनको नोबेल प्राइज मिला है। बार बार तो बोल रहा हूँ। देखो अब जब मिर्ची लग गया यूनाइटेड स्टेट्स को कि चाइना बहुत आगे निकल रहा है, देखो चाइना 5 साल के लिए बहुत अलॉट किया है ना पैसा, तो यूनाइटेड स्टेट्स को मिर्ची लग गया। अब लाइक माइंडेड कंट्री जापान देखो, जापान भी टेक्नोलॉजी में बेहतर है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच में कोलैबोरेशन, तो यूएसए और जापान देखो साथ में आया है, और कोर यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप, ताकि इस पे बेहतर काम कर सके, 5G पे बेहतर काम कर सके और क्वांटम कंप्यूटिंग में बेहतर काम कर सके। समझ गए ना? आप देखो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग मतलब कहाँ फाइनेंस करना है, उस दिन बताए थे ना कि एक तरीका होगा फाइनेंस खुद ही करेगा, स्टॉक मार्केट खुद ही काम करेगा। क्या था वो चीज़? हाँ, ऑटोमेटिक था ना जी, बिल्कुल, ये फाइनेंसिंग मॉडलिंग है। स्टॉक मार्केट है, हाँ, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, ड्रग टारगेटिंग है, कहाँ पे ड्रग्स तुमको पहुँचाना है, ड्रग्स मतलब दवाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, क्वांटम सिमुलेटर यानी कि पार्टिकल फिजिक्स के लिए, फोरकास्ट के लिए, मतलब वाइडर एप्लीकेशन। एक बार डेवलप होने दो अच्छे से, इसका एप्लीकेशन कहाँ नहीं होगा, हर जगह एप्लीकेशन होगा इसका। समझे स्टूडेंट?
तो देखो यहाँ पे अलाउ कंट्री, देखो इसे क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा एंड सो ऑन। आगे देखो हाउ डज द प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग टेक्स प्लेस। अब समझना बहुत बड़ा है, समझना। अभी जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है या जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कैसे काम करता है, 0 और 1 से। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, तो बीट इसको बोलते हैं, बीट, समझे, बीट बोलता है। और इसमें क्या होगा, क्यू बीट होगा। क्यू मतलब क्यू मतलब क्वांटम। यहाँ पे देखो प्रेजेंट डे है वो बीट से काम करता है। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रिकल स्टेट होता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, यानी कि ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। देखो वही लिखा गया है। बीट क्या है तुम्हारा, ओनली ऑन 2 हाफ्स, यानी कि बाइनरी में होगा। बीट्स हमेशा बाइनरी होता है, या तो 0 होगा 1 होगा, डेट्स कॉल्ड बाइनरी। समझ गए ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि बाइनरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, उसी से बेस तुम्हारा ट्रांजिस्टर भी होता है। तो अभी का क्या है तुम्हारा, अभी का बहुत ही सिंपल है, 8 बिट्स मेक अ बाइट। हाँ, 8 बिट से बाइट बनता है, जानते हो, बाइट जो देखते हो जीपीएस में बाइट ही तो होता है। सो आवर कंप्यूटिंग इंक्रीजिंग इनटू बाइट्स। देखो अब हमारा कैसे है, बाइट से किलो बाइट्स होता है, मेगा बाइट्स होता है, गीगा बाइट्स होता है, इस तरह बढ़ता है, समझ गए ना। और अभी पूरा बाइनरी सिस्टम चल रहा है, मगर ये जब आ जाएगा तो क्यूबिट से चलेगा। और 3 क्यूबिट्स का मतलब एक टाइम में वो 8 स्टेज में रह सकता है। 4 क्यूबिट का मतलब कितना होता है, 16 में बैठ सकता है। तो इसका जो कंप्यूटेशनल पावर होगा कितना खतरनाक होगा, सोच रहे हो, इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना तेजी से हो जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर का भी सुपर कंप्यूटर होगा स्टूडेंट। सुपर कंप्यूटर भी नॉर्मल ही चलता है, बीट से ही चलता है। तो मतलब एक छोटा फेल कर देगा सुपर कंप्यूटर को। अब देखो ये क्या है, कैसे क्यूबिट्स, कैसे देखो क्यूबिट्स का मतलब वही इंफॉर्मेशन जो हेल्ड होगा वो क्यूबिट्स में रहेगा। इसका मतलब 2 स्टेट में एट द सेम टाइम रह जाए। क्यूबिट मतलब 2 क्यूबिट मतलब 4 स्टेट। इसमें देखो 0 1 एट द सेम टाइम रह सकता है। तो 0 1 रहने का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी 1 1 0 1 0 है ना, 1 0 0 1 0 0। तो और क्यूबिट डालोगे तो कंप्यूटेशनल पावर आपका बढ़ते चला जाएगा, वही चीज़ लिखा गया है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सप्लोर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखा, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स का वो प्रॉपर्टी को यूज करता है, इसलिए कहते हैं ना एटम बेस्ड अप्रोच है इसका। और वो क्या था तुम्हारा दूसरा वाला, हाँ वेब बेस्ड था, क्योंकि उसमें 0 और 1। अब यहाँ पे देखते हैं दो टर्मिनोलॉजी का बात किया हूँ ना मैं, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का बात किया हूँ, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम सुपर इम्पोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट, दोनों का समझते हैं अच्छे से। देखो ये बहुत पहले न्यूज़ में रहा था। देखो अरे 2023 का क्वेश्चन है बाबू, ये 2023 में पूछा गया है। क्यूबिट किससे, 2022 में क्यूबिट किससे रिलेटेड है, 4 दे दिया था नीचे। सुपर कंप्यूटर, ये क्वांटम कंप्यूटिंग, ये इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं वो क्योंकि सवाल 2020 में करंट अफेयर्स में था, क्योंकि 20 बोल रहा है ना वहाँ पे, तो इसलिए उस समय करंट अफेयर्स में 20 में था, पूछा 22 में, 2 साल का पुराना। ऐसा होता है। देखो सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो अभी पढ़े हो, यानी कि एट अ वन टाइम 2 या 2 से अधिक स्टेट में रहना, जो कि नॉर्मल फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन 1 स्टेट एट एनी टाइम। समझ गए, समझ में आ गया ना। ऑपरेशन इन क्वांटम कंप्यूटर्स कैन बी डन मोर क्विकली, और इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल में बिहेवियर अलग है, एलिमेंटल पार्टिकल से बिहेवियर अलग है, वो एट अ टाइम बहुत स्टेट में रह सकता है। वही चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, वही चीज़ को हम यूज़ करते हैं। इसलिए क्वांटम सुपर इम्पोजिशन इज द एबिलिटी ऑफ द क्वांटम सिस्टम टू बी इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम। जब तक मेजर ना किया जाए तब तक क्या है, सेम स्टेट में है, और इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। क्या चीज़ करने के लिए, प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए। समझ गया, वही चीज़ जो बोले हम। जैसे एग्जांपल देखो, एन अनऑब्जर्व फोटोन एग्जिस्ट इन, देखो जो फोटोन पे तुम काम नहीं किया है, ऐसे छोड़ दिया है, जिस पे काम नहीं, वो किसी भी स्टेट में रह सकता है, ऑल पॉसिबल स्टेट में। बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमेशा वो 1 स्टेट में रहेगा। याद करो तुम लोग स्क्रीनर वाला 11 में जो पढ़े हो, कि जब मेजर करोगे तो एक ही स्टेट में रहेगा। बट यहाँ पे देखो सुपर इम्पोजिशन गिव्स क्वांटम देयर इनहेरेंट पैरेललिज्म। इसका मतलब एक सुपर इम्पोजिशन एक आपको स्पेस देता है जहाँ पे सोचने के लिए कि पैरेललिज्म भी पॉसिबल है, यानी कि एट वन टाइम ये 2 स्टेट में भी रह सकता है, 4 स्टेट में भी रह सकता है, 8 स्टेट में भी रह सकता है, 16 स्टेट में भी रह सकता है, डिपेंड करता है कितना क्यूबिट है वो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम सुपर इम्पोजिशन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? सेम जो चीज़ बता रहे वही है। अब यहाँ पे देखो क्वांटम इंटेंगलमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट। देखो इसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट कुछ नहीं है, ये इंटरेक्शन है 2 पार्टिकल के बीच में। यदि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में रिमोट डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है, तो फिर भी इतना दूर होने के बाद भी
ये पार्टिकल का जो बिहेवियर होगा इससे कुछ न कुछ असर यहाँ पड़ेगा। तो वही व्हेन वन पार्टिकल इज मेजर द अदर पार्टिकल ऑल्सो गेट्स मेजर। एक पार्टिकल को मेजर करोगे तो ये पार्टिकल ही मेजर, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। समझ गए ना? एंड इट इज द फिलोसफी ऑफ टेलीपोर्टेशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पार्टिकल्स। टेलीपोर्टेशन समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे मन से ही बात हो गया कि कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, दैट इज टेलीपोर्टेशन। Hence the quantum state of each particle cannot be described। इसलिए हम कह सकते हैं कि each particle का जो क्वांटम स्टेट होगा कभी भी इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकता है। कितना भी लंबा डिस्टेंस कर दो तो इसका और इसका रिलेशन रहेगा ही रहेगा, इस पार्टिकल का उस पार्टिकल से रिलेशन रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया ना? दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, किसको समझ में नहीं आया बाबू? समझ में आया ठीक से? हाँ, देखो यहाँ पे तो समराइज करते थोड़ा सा, जानते हैं कि क्या एडवांटेज हुआ इसका। देखो स्पीड एंड कैपेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, बहुत तगड़ा। ठीक है, फिजिकल स्पेस नहीं लगेगा। अभी देखो बच्चा लोग, अभी नॉर्मल कंप्यूटर, उसमें तुमको कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाना है, तुमको प्रोसेसिंग लगेगा, दुनिया भर का चीज़ स्पेस खाएगा वो। इसमें कुछ स्पेस नहीं खाएगा, क्यूबिट बढ़ा दो तो आपको लेस फिजिकल स्पेस लगा। तीसरा देखो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे मान लो तुमको सुपर कंप्यूटर जानता है इलेक्ट्रिसिटी कितना खाता है? बहुत खाएगा इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसमें एनर्जी नहीं खाएगा। फायदा ये है, समझे? और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे देखो फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ मिलियन सोशल। अब देखो जितना डेटा डालोगे उतना अच्छा प्रोसेसिंग होगा, उतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि वी हैव सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। डेटा, इसमें भी जितना डेटा डालेंगे उतना प्रोसेसिंग बेस्ट, और जितना प्रोसेसिंग बेस्ट उतना रिजल्ट बेस्ट। वही चीज बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ मिलियन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इफ वन हैड टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्वांटम कंप्यूटर्स कैन डू मच फास्टर। देखो बहुत तेज कर सकता है तुम्हारा क्लासिकल कंप्यूटर्स से, और जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता उसे कई गुना ज़्यादा कर सकता है, और मतलब बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करके निकल जाएगा ये। दैट इज द गेम ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट रख लेना इसको अच्छे से संभाल के। देखो अब बिल्कुल ये समझ गए तो ये आराम समझ जाओगे। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेम सिलेबस है स्टूडेंट। ठीक है, बिजनेस लाइन में ही आया था। देखो एक ग्रेट बिगनिंग बोले ना कि भारत कोशिश कर रहा है इस पे, भारत भी कोशिश किया है कि 5-6 साल के लिए इस पे काम करें। देखो मिशन देखो सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन हम करना चाहेंगे ग्राउंड स्टेशन से और रिसीवर से। ग्राउंड स्टेशन मतलब नीचे और ऊपर, और 3 ईयर्स तक, यानी 3 ईयर्स तक हम सैटेलाइट पे काम करना चाहेंगे, फर्स्ट हमारा। दूसरा क्या है कि फॉर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन विद इंडियन सिटीज नेशनल क्वांटम मिशन विल देखो इससे क्या हुआ कि लगभग हमारा जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है कितना तक रहेगा? 2000 किलोमीटर तक रेंज हम कवर करेंगे इससे, क्वांटम से। ये हमारा सोच, हम कर नहीं रहे हैं, इट इज़ आवर प्लान। फर्स्ट प्लान क्या है स्टूडेंट? हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन किससे करेंगे? क्वांटम से करेंगे, जो चाइना करके दिखाया है। और दूसरी बात है कितना एरिया कवर करेंगे हम लोग? 2000 किलोमीटर एरिया कवर करेंगे। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस देखो स्पेशली विद अदर कंट्री टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द कमिंग, और बाकी कंट्री से यदि कम्युनिकेट करना है तो आने वाले समय में करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं, पहले कितना हम लोग 2000 किलोमीटर तक हम लोग कवर करेंगे। इसमें फोकस यही है कि फिजिकल क्यूबिट कैपेसिटी बढ़ाना है। कितना बढ़ा के ले जाएंगे? 50 से लेके 1000 क्यूबिट्स, बहुत होता है। अभी 2 क्यूबिट का बात कर रहे थे तुम, 3 क्यूबिट का बात कर रहे थे, 4 क्यूबिट का बात कर रहे थे। इसमें कितना है? 50 का मतलब समझता है 2⁻50। देखो कैलकुलेटर में इतना लंबा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब खुश होने वाला बात नहीं है। डेवलप कंट्री बहुत आगे निकल गया बहुत क्यूबिट कर चुका है। अभी देखेंगे हम लोग ग्राफ इसका। देखो इसका फायदा क्या होगा, कहाँ कहाँ नहीं फायदा होगा। हेल्थ केयर में फायदा होगा, डायग्नोस्टिक में होगा, डिफेंस में होगा, एनर्जी में होगा, डेटा सिक्योरिटी, एवरीवेयर वी कैन गेट द बेनिफिट। अब देखो यही बच्चे लोग यही बोल रहे थे। देखो 1998 में IBM ऑक्सफोर्ड कितना 2 क्यूबिट बनाया ये। अभी जस्ट बोले ना 70 और 80 में इस पर रिसर्च चला। सही बात है ना? रिजल्ट तुमको दिखा 98 में, वो फंडामेंटल साइंस पे काम हुआ। इससे पहले भी काम हुआ था जब वो बनाया था तुम्हारा क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस। रिसर्च चल रहा था, रिसर्च चलने में टाइम लगता है। रिसर्च चलने में आपका लगता है बहुत 50 साल, 60 साल, 20 साल, 30 साल लगता है, टाइम लगता है। उसके बाद क्या हुआ? देखो 2002 में 5 क्यूबिट बना। 2004 और 6 के आसपास कितना बना? 12 क्यूबिट बना। 2008 देखो 28। 2016 देखो IBM कितना बना लिया? 50 क्यूबिट्स। अभी कितना है स्टूडेंट? 128 क्यूबिट। 128 है स्टूडेंट। खतरा है कि नहीं है? बहुत बहुत ज़्यादा हो गया ना। और हम बिल्कुल 1000 कर रहे हैं, बट 128 करके दिखाया किसी ने तो मायने रखेगा। हमारा कितना है? 50 से लेके 1000 है। वी हैव टू डू इट। मगर कोई करके दिखा दिया है पहले ही।
देयर इज अ डिफरेंस। 2 to the power 128 देखो कितना होगा, कंप्यूटेशनल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो यदि 50 फिजिकल क्यूबिट्स हो तो देखो डेवलप ओवर 3 हम क्या करेंगे, 50 फिजिकल क्यूबिट्स को हम 3 साल में डेवलप कर देंगे, ठीक है। और 50 से लेकर 100 फिजिकल क्यूबिट्स करना है तो हम 5 साल में करेंगे। और हमको यदि 1000 फिजिकल क्यूबिट्स में ले जाते हैं 8 ईयर्स में करेंगे। ये फेज वाइज बताया है हमारा जो प्लान है, जिस पे हम पैसा भी दे रहे हैं, अच्छा खासा लगा रहे हैं, 6000 करोड़ लगा रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे, देखो डेवलप क्या क्या करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करेंगे, कम्युनिकेशन पे, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, देखो मेट्रोलॉजी में बहुत जरूरत है, एंड मटेरियल एंड डिवाइस, वही सेंसिंग मटेरियल एंड डिवाइसेस, ताकि मेजरमेंट ढंग का आए। आपका मेट्रोलॉजी का मेजरमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। अभी जो मेजरमेंट होता है उतना परफेक्ट नहीं आ पाता है। हब बनाया जाएगा। देखो अब देखो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में बताओ 0.7% तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो कहाँ से होगा, उसके लिए इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देखो वही बोल रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस मिशन को लीड करेगा, है ना, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़ेंगे। 20 और इंस्टीट्यूट को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएंगे, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को भी बुलाएंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ संभव है सब इंस्टीट्यूट को जोड़ेंगे और बेस्ट रिसर्च करवाएंगे। देखो मेन क्या है, रिसर्च पे काम है बाबू, रिसर्च पे जो हम चूक गए हैं। अभी तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स आगे, मैं पहले ही बोला था ना, नंबर 1 एट द बिगिनिंग फंडामेंटल साइंस। यदि फंडामेंटल साइंस पे काम करते तो आज हमारे घर में होता क्वांटम कंप्यूटर। और फंडामेंटल काम की नहीं, हमको आदत है कॉपी पेस्ट करने का। यदि हम शुरू से इस पे रिसर्च करते, शुरू से पैसा अच्छा जीडीपी का खर्च करते हम लोग इस पे, मगर कोई बात नहीं, लेट बुद्धि खुला है तो अब बोला है कि ये रिसर्च करेंगे, ये क्वांटम साइंस पे रिसर्च होगा। और उसके हिसाब से फिर देखो बताया भी गया ना, 3 साल 5 साल, है ना, 8 साल इस तरह दिया गया है। आगे देखो मिशन क्या करेगा, मैग्नेटोमीटर्स, देखो हाई सेंसिटिव इन एटॉमिक लेवल, एटॉमिक क्लॉक्स फॉर प्रेजेंटिंग, देखो टाइमिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन। देखो हमारा नेविगेशन कितना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सब स्ट्रांग हो जाएगा। सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर, देखो सभी चीज़ पे काम आएंगे। थेमेटिक हब्स, ठीक है, ये बनाया जाएगा, अलग से बनाया जाएगा, समझे। टॉप एकेडमिक और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होंगे और सब पे काम होगा जो भी बताए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। पूरा फोकस करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का। मैग्नेटोमीटर का मतलब क्या होता है, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने का। अच्छा कल तुम लोग को शाम को एक कुछ बताए थे, स्टारलिंक प्रोजेक्ट बताए थे, डिसएडवांटेज भी बताए थे ऑटो स्पेसिटी का, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और हमने क्या बोला था, जो स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है इसमें थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया है। और हम तुम लोग को क्या बताया ये भी कि लगभग 40 से 50 तुम्हारा सैटेलाइट नीचे गिर गया है बिकॉज ऑफ द जियो अर्थ मैग्नेटिक स्टॉर्म, हम बताए थे ना, सोलर फ्लेयर्स। और एक रीजन ये भी है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड, वही जियो मैग्नेटिक जो फील्ड बोल रहे हैं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, वो लगता है। यस फॉर दैट यदि हमारे पास क्वांटम डिवाइस रहेगा तो वी कैन डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो और बेटर डिसीजन ले पाएंगे हम लोग। समझ गए स्टूडेंट। हाँ इंडिया का कमिटमेंट ठीक है, हम्बल बिगिनिंग है, नॉट बैड, मगर कहाँ तक पहुँचता है, 2018 वाला ना हो जाए, फिर 2018 में लाए उसका सो गए बैठ के, ऐसा वाला ना होना चाहिए। आगे देखो UNFPA पॉपुलेशन ट्रेंड्स, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द रिपोर्ट। अब देखो ये रिपोर्ट बहुत बड़ा रिपोर्ट है, उसका एक एक चीज़ समझना होगा हमें। GS1 इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, ये 21 अप्रैल को आया था स्टूडेंट। यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारा जो पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट किया गया, क्या प्रोजेक्ट किया गया संस्था के द्वारा, UNFPA, ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि UNFPA। इसके मुताबिक ये बोला गया कि हम मिड 2023 में चाइना को एक्सीड कर जाएंगे। अभी तक कर चुके बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो देखो बात सही है, इंडिया बोल रहा है कि चाइना को ओवरटेक कर लेगा बाय द मिडल ऑफ द 2023, जो कि हकीकत में हो चुका है। हमारा पॉपुलेशन कितना हुआ, देखो ये प्रिसाइज पॉपुलेशन है, ये जब लीड करेगा तो 142 करोड़ 86 लाख, है ना, कह सकते हो 143 करोड़। और चाइना देखो 142 करोड़ 57 लाख, तो चाइना पीछे रह गया हमसे। इसका मतलब इंडिया के पास कितना अधिक पॉपुलेशन है, 29 लाख मोर पीपल है एज कम्पेयर टू चाइना। अब बच्चे लोग देखो इधर देखो, दुनिया में कितना पॉपुलेशन है, वेरी गुड, 800 करोड़,
अब बढ़िया समझना, 800 करोड़। अब देखो आबादी में बताता हूँ कितना खतरनाक आबादी है इंडिया और चाइना में। और भारत टोटल पॉपुलेशन में कितना शेयर करता है? 17 से 18%, 17 से 18%, ठीक है। चाइना भी उतना ही होगा, चाइना भी उतना ही है, दोनों जोड़ो 36। दुनिया का 36% पॉपुलेशन केवल 2 ही कंट्री में रहता है। थर्ड जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स है, वो भी डिस्टेंट पीछे 1/4 है इंडिया से, इंडिया और चाइना से 1/4 है। तो कहीं आबादी नहीं है इन लोग का। आबादी के माने बहुत घना आबादी है भारत। यूनाइटेड स्टेट्स देखो हमसे 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है बाई साइज। हाँ, तो फिर ये सोचने वाली बात है ना कि आबादी कितना घना है। इसमें एग्जाम दे रहा है बाबू, ये भी समझ लेना तुम। सबसे दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री में आप पढ़ रहे हो और उसमें आपका कंपटीशन है, तो कभी कभी कि ये भी दिमाग होना चाहिए, हाफ हार्टेडली नहीं होगा ये एग्जाम को, समझ लेना बाबू। और हर एक साल आबादी 2 लाख ऐड होगा सिविल सर्विस में, ये भी जान लेना, क्योंकि एक से एक नौजवान आएंगे जो ये 12th से तैयारी कर रहे हैं तुम लोग की तरह, वो भी आएंगे, एक से एक IITian भी आएंगे, समझ लेना। हमको तो कभी कभी यही टेंशन लगता है कि अभी आपको लग रहा है छोटा चीज़ है, छोटा नहीं है। आप किस कंट्री में बैठे हुए हैं, कभी लगता है किस कंट्री में हो? और IAS का एग्जाम पूरा ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑल इंडिया रैंक 1, बाहर का भी आता है लोग सब। यस, टफ है, टफ है। इसलिए कैपेबिलिटी, सोने वाला नहीं उठने वाला, एनर्जेटिक, समझो ना। ये आबादी देख के ही तुम कितना प्रोजेक्ट कर सकता है यार। कभी कभी ना देखो, सुनो, जब दिल्ली में तैयारी करते थे ना स्टूडेंट, अब बिहार की तरफ आते थे तो बोगी को देखते थे रेलवे का ना, विद्यार्थी दिखता था वहीं से डिमोटिवेट हो जाते थे। हम बोलते थे कि इसके साथ फाइट है, ऐसा कितना बोगी होगा हिंदुस्तान में। देखते हो ना बच्चे लोग जो लद के आते हैं एग्जाम देने के लिए BPSC सब, वो ऊपर बैठ के पढ़ते आएगा। मुझे नहीं पता कितना पास करता होगा ये लोग, वो पढ़ते हुए तो आता है, पता है। ये समझ गए? देखो अब देखो 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 यूनाइटेड स्टेट देखो कितना पीछे है, बस 34 करोड़, समझ गए? बहुत 34 करोड़। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये आंकड़ा तुमको बहुत ही मज़ेदार नजर आएगा। 1 बिलियन, 100 करोड़ आबादी था 1804 में स्टूडेंट। 100 करोड़ से 200 करोड़ बनने में कितना लंबा यात्रा लगा था? देखो तो यात्रा लगभग तुम्हारा 125 साल का, कह सकते हैं ना हम लोग 125 साल का यात्रा लगा आपको। अरे बाबू मूर्ख लोग, 7 करोड़ से देखो ना, 700 करोड़ से 800 करोड़, बस 10 साल में हुआ है ये चीज़। पूछता है कुछ? जो शुरू में 125 साल लगा आबादी डबल होने में, ये तुम्हारा 10 साल में ही आबादी डबल हो गया। अरे 2011 के बाद 22 का बोल रहे मूर्ख, समझ रहे हो ना? अभी रेशन का बता रहे हैं हम। तो कहाँ 125 साल और कहाँ 10 साल, आबादी देख रहे हो? यू कंपेयर किस रेट से बढ़ा है, तो कंपटीशन हो जाएगा टाइट, तो वही कहेंगे। दूसरा देखो पॉपुलेशन, देखो बाबू इंडिया लीड कर दिया, देखा 142.86, 142.5 से। देखो यूनाइटेड स्टेट झींगा कितना पीछे है, 34 करोड़, और हवा में उड़ता है। देखो तो इसलिए तो बोलते हैं मोदी जी सब, हम तो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, 1.25 करोड़ देश। आप तो क्या बोलेगा मोदी? 145, डेढ़ क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? 150 करोड़ भाइयों और बहनों। नहीं इतना जल्दी नहीं होगा। काहे तुम बढ़ा रहा है यार? एक तो ऐसे टेंशन है, 1 करोड़ आबादी ऐड होगा, समझता है? देखो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत पीछे। देखो यूनाइटेड स्टेट्स कितना है? 1/4। हाँ जरूर तो 1/4 होगा भारत का। इंडोनेशिया देखो 28 करोड़। पाकिस्तान देखो कम है के? देखो ये भी बहुत पीछे, हद पीछे। इंडिया बताओ, इंडिया कई मजाक में बोलता है ना कुछ बोलता है उधर से नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तान समझ गया ना? पाकिस्तान देखो, नाइजीरिया देखो 22 करोड़, ब्राज़ील देखो 22 करोड़, बांग्लादेश देखो, ये झिंगा कंट्री। अब बताओ इंडिया में यदि ये दोनों कंट्री रहता तो जरूरत तो कितना बुरा, 24 करोड़ प्लस, और टफ हो जाता। देखो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंडिया का। देखो वही बोला पॉपुलेशन लीड करेगा, जो कि कर चुका है। हाँ देखो मगर एक बात तो है, सबसे यंग पॉपुलेशन होगा, यंग कोहर्ट होगा 26 करोड़, ठीक है? इतने ब्रैकेट वाले होंगे, और यंग वाले और यूथ वाले, और जो 68% जो हो गए
हमारे इंडिया का पॉपुलेशन वो वर्किंग एज का होगा, और जो 7% होगा वो 65 साल के ऊपर होगा। देखो स्टूडेंट, आगे हालांकि बताएंगे, आगे खोल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। अब इसमें एक गहराई वाला चीज़ है, पूरा डेटा भरा हुआ है। 68% ऑफ इंडियंस आर इन 15 to 64 ईयर्स एज ग्रुप। इसका मतलब ये जो एज ग्रुप है काम करने वाला एज ग्रुप है। हम जानते हैं ना राइट टू एजुकेशन में कब से कब एलिमेंट्री एजुकेशन 14 साल तक लिया है, बिल्कुल उसके साथ ही मैच किया है। 15 साल के बाद आप काम करने जा सकते हो, और आप 64 साल, इंडिया में तो 60 साल तक के लिए है, ठीक है, अब बाहर कंट्री में 64-65 साल तक के लिए है। तो इसलिए रेंज को एक बराबर करने के लिए 64 साल दिया है, बताए थे ना। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमारा जो आबादी है 143 करोड़ का कह सकते हैं, उसमें से जो 68% है वो काम करने वाला आबादी है। चाइना कितना है? 69% है। तो तुम कहोगे कि सर हमसे ज़रा बेटर है चाइना, मत तुम एक चीज़ नहीं देख रहा है, चाइना का एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बूढ़ा लोग कितना हो गया चाइना में? 14%, और इंडिया में जो बूढ़ा लोग है केवल 7% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे सुनो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो, 68 + 7, तो बच्चा लोग 15 साल से नीचे जो बच्चा होगा 25%, 25%। अब बढ़िया समझना, 25%। चाइना में जो होगा कितना? 69 + 14 जो बचेगा 17%, वो 17% होगा। तो चाइना में जो बच्चा लोग है वो 17% है, और इंडिया में जो बच्चा लोग है वो 25% है। अरे बच्चा बड़ा होगा, डेमोग्राफिक में जाएगा, तो हमारा 15% बच्चा लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में जाएगा, और ये लोग का बच्चा लोग कितना जाएगा? कम जाएगा। हमारा 25% आबादी जाएगा, 25% हमारा बच्चा लोग जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड में, और ये लोग का 17 है वो जाएगा। बहुत डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए ये लोग का डेमोग्राफिक डिविडेंड भले ही तुमको दिखे अभी 69%, मगर पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है, और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। वो देखो चाइना ने 70s 80s में क्या किया? 1 चाइना पॉलिसी लाया, अभी बोला 3 चाइना पॉलिसी करो। तो लोग को लग गया कि भाई एक बच्चा ही मुश्किल से रख पाते हैं, अब नहीं जाएंगे, सरकार के वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि आदत सीख लिया। तब तक 20-30 साल में आदमी आदत सीख लेता है। तो चाइना का जो पॉलिसी है गलत हो गया, और चाइना का पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है। देखो प्रॉब्लम जापान का भी सेम प्रॉब्लम है। ये समझ लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो बाबू, दुनिया कितना है? 674 ईयर्स है, भारत का 72.5 है, ठीक है। चाइना देखो 80 साल लगभग है। अब यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, आबादी कितना ऐड हुआ है स्टूडेंट? आबादी कितना ऐड हुआ है? देखो 1950 के बाद बहुत ऐड हुआ है। अभी भले ही आपको इतना दिखता हो तो बहुत आपका ऐड हुआ है, समझे? आपका देखो कितना ऐड हुआ, 1072 मिलियंस, समझ गए? इतना ऐड हुआ है आपका। और आगे देखोगे स्टूडेंट, अभी तो एशिया का सेंचुरी है बाय पॉपुलेशन। आने वाले समय में 2023 से लेकर यदि तुम 21वीं सदी तक जाओगे 2098 तक, तो अफ्रीका का भी सदी आएगा आबादी में। देखो आबादी में कौन सा कंट्री होगा जो सबसे ज़्यादा आबादी जोड़ेगा? कॉन्गो होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। नाइजीरिया देखो बहुत भयानक बन जाएगा, पाकिस्तान भी जोड़ेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ आगे बढ़ जाओ। हाँ, यहाँ पे भी देखोगे तो यस वही बोला है कि शिफ्ट कहाँ पे हो जाए? एशिया से अफ्रीका की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वही चीज़ बताया है, ये इतना माइन्यूट नहीं देखना है तुम लोग को। आगे देखो तो UNFPA का रिपोर्ट क्या है, उस हिसाब से देखो। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 20 से 30 साल बाद क्लोज होने वाला है, यानी कि 2060 तक, 2055 और 60 तक हमारा खत्म हो जाएगा जो भी ब्रैकेट है मैक्सिमम। हमें अभी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसका बाद पॉपुलेशन हमारा भी बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बताए थे 2070 तक सबसे पीक पे रहेगा, और उसके बाद फिर घट जाएगा। देखो वो चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। 8 कंट्री देखो, 80 कंट्री, 8 कंट्री ले ले टॉप का, तो वो तो आधा पॉपुलेशन हो जाता है बाय 2050, तो उसका आधा पॉपुलेशन 8 ही कंट्री का पूरे दुनिया का हाफ पॉपुलेशन हो जाएगा, जिसमें वो लीड करेगा। देखो है ना, दिस कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, इजिप्ट, इथोपिया, ये तुम्हारा ये हो गया। 2/3 ऑफ पीपल नाउ लिव इन द, देखो 2/3 पीपल जो रह रहे हैं जिसका फर्टिलिटी क्या है तुम्हारा? ऑलमोस्ट 0 ग्रोथ है, फर्टिलिटी कुछ है ही नहीं, यानी कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी से मैच कर गया। जो पहले का जनरेशन अभी का जनरेशन मैच है, तो फर्टिलिटी ग्रोथ नहीं है उसका, सेम मैच। इसमें बोला है कि यस आपको कैसे कंट्री का जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है उसको एड्रेस करना होगा, समझे? और फैमिली प्लानिंग जो है, यस इट कुड बी द टूल फॉर अचीविंग फर्टिलिटी टारगेट। जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फैमिली प्लानिंग कराओ। मगर जो फैमिली प्लानिंग जो है ना स्टूडेंट, वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो तुम हर आदमी को बोल दो कि 2 बच्चा रखना है तुमको,
तो कोशिश करेगा कि बेटा जरूर हो, तो उसके बाद घर में फिर उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा फिर। तो ये कोहेसिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्मफुल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएगा, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होना शुरू हो जाएगा। कोहेसिव मेजर नहीं करना है। और ऐसे भी देखो ना, हमारा इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1। अब एक माता से यदि 2.1 बच्चा हुआ तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस कर लेगा। बात समझे? रिप्लेस मतलब 140 करोड़ का 140 करोड़ नहीं, वो तो थोड़ा बढ़ेगा ही, क्योंकि मृत्यु दर कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। मैं स्टेबल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। मगर देखो ना, हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी नीचे आ गए। अभी कितना है भारत का? 2 है। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी नीचे चले गए हम लोग। इनफैक्ट आगे देखो, विथ क्लोज ऑफ 50%, देखो 50% आबादी भारत का 25 ईयर्स से नीचे है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करें, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स में लगाएं, हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी जॉब में, ताकि यंग पीपल को फ़ायदा हो। बात समझे? व्हाट इज़ द जनरल रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट के लिए? क्या है गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन? ये है इसके लिए कि यस, आप जेंडर इक्वालिटी पे काम करिए, है ना, आप पेरेंटियल लीव प्रोग्राम्स पे काम करिए, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट होना चाहिए, पॉलिसी जो प्रमोट जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, बिल्कुल है ना, फैमिली प्लानिंग सबका पूरा अधिकार मिलना चाहिए लोग को। आगे देखो, इंडियाज पॉपुलेशन विल स्लो डाउन आफ्टर द पीक इन 2064। 64 के बाद हमारा पॉपुलेशन नीचे चला जाएगा, जो कि हम लोग पहले भी देखे। अभी देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट आया था 2021 का, जानते हो तुम लोग, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट देखो अभी कम हो गया है। जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी है 2.1, उसे हम कम हो चुके, 2 पे आ चुके हैं स्टूडेंट। और अभी पॉपुलेशन कितना बताया जा रहा है कि 2050 तक ज़्यादा हम कितना होंगे? 167 करोड़ होंगे। ठीक है, अभी 1.42 से इतना होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बहुत अधिक होंगे हम लोग, तो 1.7 यानी कि 170 करोड़ हो जाएंगे 264 के बाद। उसके बाद 22वीं सदी आते आते हम लोग फिर 153 पे चले जाएंगे। ये डाउन हो रहा है, उसके बाद डाउन होते चला जाएगा, उसका इंक्रीज नहीं होगा, उसका डाउन होते चला जाएगा, क्योंकि अब बच्चे लोग फिर जाएंगे ना। अब तुम खुद सोचो ना कि 70 ईयर्स तक हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट है, बच्चा जन्म ज़्यादा रहा है, मर कम रहा है, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरा बात है माइग्रेशन भी, बहुत सारा फैक्टर होता है। आगे देखो, अब वही बोला, सेवरल इंडियंस वर बिकमिंग परमानेंट इमिग्रेंट्स। अब देखो, अभी जस्ट कल का आंकड़ा बताए थे, 2 लाख से ज़्यादा आदमी अपना छोड़ा ना 2022 में, क्योंकि ये लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए और वहाँ सेटल हो जाते हैं। फिर सरकार से कहते हैं कि डुअल सिटीजनशिप दो, सरकार देगी नहीं, तो ये छोड़ के वहाँ बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। देखो, बहुत सारे माइग्रेंट है, या वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, जो बाहर रहते हैं, वो परमानेंट इमिग्रेंट्स बन जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं अपना कार्ड वोड लेके। जैसे देखो 16 लाख, यदि मैं 2011 का बात करूँ तो लगभग 16 लाख ऐसे लोग हैं जो भारत का सिटीजनशिप खो चुका है, अपना दे दिया है। और यदि मैं केवल 2022 का ही बात करूँ तो 2.25 लाख, हाँ कल बताए थे 2 लाख के आसपास, प्रिसाइजली कहते 2.25 लाख आदमी ने क्या किया 2022 का। देखो लेटेस्ट आंकड़ा है, इतना सिटीजनशिप को उसने क्या किया, त्याग कर दिया। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मोर देन द नेशनल प्राइड सोज द वर्किंग पॉपुलेशन एस्पिरेशन। यस, ज़्यादा वो नहीं है नेशनल प्राइड, ये कुछ फालतू का चीज़ है, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जितना इकोनॉमिक व्यवस्था बढ़ेगा उतना बेटर है पॉपुलेशन के लिए। अब भगवाधारी को बोल के तुम लड़ाई करवाओगे, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करो, कब तक लड़ेगा हिंदू मुस्लिम? एक टाइम आएगा कि हिंदू का बच्चा भी जॉब मांगेगा, मुस्लिम का बच्चा भी जॉब मांगेगा, तब तो सरकार फिर आ जाएगा कटघरे में। तुम कब तक करेगा, कब तक तुम ठगेगा पॉपुलेशन को? ये भी तो बड़ी बात है। वही चीज़ बताएगा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द हाई टाइम फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी विद डिसेंट जॉब्स इन इंडिया टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ गया ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत अच्छे से, इसलिए नीति आयोग को बहुत बढ़िया पॉलिसी निकालना चाहिए। आगे देखो, इसमें देखो ABC रूल। अभी जो ABC रूल आया ना वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। बताएं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग मतलब जो स्ट्रीट डॉग जो मिलता है, देखता है बच्चा लोग काट लेता है। अभी बहुत न्यूज़ में चला है कि अब देखो ना, अब कल ही हम आ रहे थे गांधी स्टेडियम से यहाँ पे, बताओ झुंड है, आई मीन देखो यहाँ पे झुंड है तो थोड़ा देर उधर झुंड है और वहाँ पे झुंड है, यहाँ पे अपने गली में ही मिल जाता है। हद हो गया है कुत्ता। हाँ, और कई अलग अलग एस्टीमेट क्या कहते हैं कि भारत में ना 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक कुत्ता है रोड पे, स्ट्रीट डॉग, अलग अलग आंकड़ा है, 1.5 से 5 करोड़ तक, इतना आबादी है कुत्ते का। जानते हो कुत्ते जो डॉग्स का
जो आता है समय, इसका भी एक मौसम आता है, कह सकते हैं क्लाइमेट के हिसाब से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, और एक बार और बच्चा बहुत ज़्यादा देता है। हाँ, इसलिए पॉपुलेशन ह्यूज एक्सप्लोड होता है इसका, समझे। तो इसलिए कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटी का काम ये है कि उसको इंजेक्शन दे के बर्थ रेट कंट्रोल करें, और कोई इल है, कोई रेबिस है किसी डॉग के अंदर, तो उसको इथोरिसिया डाल के उसको ख़त्म कर दें। हाँ, दया आता है। हाँ, करेक्ट, प्रॉब्लम तो है। मत कुत्ता, चलो सहानुभूति है, मगर ज़्यादा कुत्ता होने से ही प्रॉब्लम है कि नहीं है। सुबह रनिंग करने में डर लगता है यार। क्या बात कर रहे हो। कुत्ता का जो साउंड देखो, किसी का भी साउंड, डीजे भी बज जाएगा, डर लग जाएगा। अब तुम सुबह उठा है दौड़ने के लिए, पीछे से भोग दिया, तुम्हारा जो भी रिदम है सब खराब हो जाएगा, तुम डरते हुए दौड़ेगा फिर। और एक बार यदि कुत्ता से पाला पड़ गया, गंदा कुत्ता से, तो लंबा जिंदगी तक याद रहेगा। एक दिन सुबह आ रहे थे, कुत्ता को देख के तो साइड से क्रॉस कर रहे थे, उसके बाद प्रीति को एकदम दिखा रहे थे, गट्स दिखा रहे थे कि नहीं हमको डर नहीं लगता। कुछ डर के इसका अपना फिलोसफी है, कुत्ता भौंकेगा तो ये भी भौंकेगा उसको बैलेंस करने के लिए। मेरा देखो भौंकना अपने आप निकल जाता है, और हमारा तो क्या बोले, उससे ज़्यादा हमको हमारा पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो हमको डर लगता है ना प्रजाति, वो कुत्ता ही है। हमको भूत प्रेत से ज़्यादा कुत्ता से डर लगता है, समझ गए ना। क्योंकि कुत्ता का जो आवाज़ है ना, इतना नॉनसेंस वाला आवाज़ होता है कुत्ता का आवाज़, कि मतलब तुम डर जाएगा यार, सही पूरा हो जाएगा। आवाज़ जो है ना, आवाज़ ही बहुत भयानक है उसका। हाँ, हमको अब पर्सनल बोले हैं, हमको डर लगता है। हमको बहुत ही नॉनसेंस, डर से भी ज़्यादा नॉनसेंस लगता है। डर तो लगेगा, मान लो कि 4-5 कुत्ता एक साथ में आ गया तुम्हारा वो इंटरव्यू लेने के लिए, तब क्या होगा बताओ। तब तो इतना गंदा इंटरव्यू, मतलब 5 घेर लिया तुमको ऐसे करके। और अच्छा है कि हाथ में छाता होता है तो ऐसी जगह भगा देगा तुम, नहीं तो बाबू जब तक तुम एक ही बार जाएगा, हम इम्यून हो गया है शायद। ये लोग को आदमी से इंटरेक्शन होते रहता है। ये भी बात सही बोले हो तुम लोग। हाँ, करेक्ट। चलो ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आता है तुम लोग को। देखो ABC रूल क्या है, हाईली इम्प्रैक्टिकल, समझेंगे। और देखो स्ट्रे डॉग मेनांस, अब जो स्ट्रीट डॉग का जो खतरा है वो जानते हो कि एज यूजुअल हमको पता ही है, अब बढ़ते चला जा रहा है। देखो ना, एक वीडियो जो वायरल हुआ था MP का, जो बच्चे को मार दिया गया था ना 4-5 डॉग मिलके, उसलिए आया। देखो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो 21 अप्रैल को आया था। देखो यहाँ पे अब देखो सेंटर भी गजब है। सेंटर ने पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको पूरा जिम्मेदारी दे दिया है। एक तो म्यूनिसिपैलिटी के पास उतना पैसा नहीं है, वो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी को ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है क्रिटिक्स के द्वारा। अब तुम देखो, एक तो म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारा ठीक से कचरा साफ नहीं कर पाता है, एक तुमको पानी नहीं पहुंचा पाता है। हाँ, उसमें गलती म्यूनिसिपैलिटी की नहीं, गलती तुम्हारा भी, तुम टैक्स नहीं देते हो, ठीक है, केवल उसी का गलती नहीं है, दोनों का, सिटीजन का, उसका भी गलती है। जब इतना कमज़ोर म्यूनिसिपैलिटी है आपका, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो मेनांस है डॉग का वो सब खत्म कर देगा? तो आप पूरा जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी पे दे दिए, आप पूरा जिम्मेदारी आप रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पे दे दिए, RWA के ऊपर आप इतना ज़्यादा दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और तरीका होना चाहिए था। देखो यहाँ पे सेंटर ने बोला है कि हर स्टेट का जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो काम करे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के हिसाब से। और ये जो गाइडलाइंस दिया, ये मार्च में गाइडलाइंस दिया था स्टूडेंट, किसने गाइडलाइंस दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। देखो इससे पहले भी 2002 में गाइडलाइंस आया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गाइडलाइंस दिया था। मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, इससे पहले एक बार गाइडलाइंस आया था 2002-3 के आसपास, उस समय कौन दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया था। और अभी कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोल रहा है ये? एनिमल बर्थ कंट्रोल पे ऊपर काम करो। द रूल्स पुट द ऑनर्स, देखो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया इसने? पूरा LSG यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और तुम्हारा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ऊपर दे दिया। तो
तो जो क्रिटिक्स है, जो जानकार आदमी है, वो बोले कि इस तरह ओनस नहीं देना चाहिए था, इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए था। अब देखो ये रूल्स जो बनाया गया कैसे, क्या, कहाँ से डिराइव करके, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वहाँ से पावर डिराइव करके ये रूल्स बना है। हाँ, ये एक्ट है हमारे पास 1960 का। देखो मैंने कहा ना, वही 2000 बताए थे ना, 2002 बोले, 2001 का पहले रूल्स था, 2001 का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया था, उसी को अमेंड किया गया है। देखो इनफैक्ट जो रूल्स है हमारा 2001 का, उसको अमेंड किया गया है, ठीक है, कि अब जो स्ट्रीट डॉग होगा, एनिमल होगा, उसको ह्यूमन तरीके से, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया था। देखो तुमको पता होना चाहिए, या नहीं है तो समझो, कभी देखे हो तुम लोग स्ट्रीट डॉग को पकड़ते हुए, देखा भी होगा म्यूनिसिपलिटी पर, हम एक बार देखे थे, यहीं पे देखे थे, पीबी स्कूल के पास में एक आया था, बड़ा वाला गाड़ी आया था, पकड़ के उसको ले गया था अंदर। जो तरीका होता है वो गलत होता है, पूरा फंसा, बहुत ही क्रूअल सम लगता है, तो बहुत ही बुरा लगता है देख के कि ये तो कुछ ज़्यादा ही इनह्यूमन हो गया ना। डिग्निटी तो है ना भाई, डॉग है तो क्या है, एनिमल है तो डिग्निटी होना चाहिए, सबका डिग्निटी है। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार आ चुका है, बोला कि ह्यूमन तरीका होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग को आप डिग्निटी की तरह देखते हो, तो एनिमल को भी डिग्निटी की तरह देखना होगा आपको, समझ गए। तो बहुत सारे चीज़ आए थे इसमें। देखो वही नोटिफाइड रूल्स तुम्हारा मार्च 10 को आया है, और ये भी देखो वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे वो बनाया गया है कि ह्यूमन अप्रोच भी रहे उसका। नहीं तो स्ट्रीट डॉग को आप ऐसे कर दोगे, पहले तो एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट कि गन से शूट किया जाता था डॉग को, इससे पहले बहुत राज्य में ऐसा हुआ है जहाँ पे गन से ख़त्म किया, याद है? यस, बहुत सारे राज्य में ऐसा हुआ है। तो मामला पहुँचेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में, बोला ये क्या तरीका। आगे देखो ABC रूल्स क्या है। देखो ABC रूल्स कहा जाए हाईली इम्प्रैक्टिकल है, जो अभी आया है तुम्हारा। द न्यू रूल्स फ्रेम्ड ए सेट ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, यानी कि एक्शन से ये आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करेगा या फिर ये तुम्हारा जो भी RWS करेगा। ये जो है ABC का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल, ठीक है। इसमें स्टेलाइजेशन किया जाएगा। स्टेलाइजेशन समझते हो ना, बच्चा कम हो उसका स्टेलाइज करते हैं, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन दे उसको। जानते हो कि सबसे बड़ा डर क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग बाइट कर लिया तो हो सकता है आपको रेबिस हो जाए। रेबिस बहुत खतरनाक चीज़ है, मर भी, एक्सट्रीम केस में मर भी सकता है आदमी, जानते हो ना। और कई हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि कई ऐसे भी घर में रहे हैं या फिर गांव में ऐसे रहे हैं लोग सब, अब मुझे नहीं पता कि कितना सही है। हाँ, भोंकने लगता है, अंतिम स्टेज में जाकर भोंकने लगता है वो। सही बात है क्या? हाँ, पानी से डर लगेगा उसको, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तो इस लेवल प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हो। इट्स अ ड्यूटी। देखो लोकल अथॉरिटी को पूरा ड्यूटी दे दिया कि पॉपुलेशन कम करना है आपको है। यदि नहीं कर पाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा, समझे। अब देखो यूथेनेसिया की बात किया गया है, जो इल है, जो बीमार है, और जो बहुत ही ज़्यादा वुंडेड डॉग्स है, वुंडेड मतलब बहुत ही घाव चोटिल डॉग्स है, उसको तुम यूथेनेसिया दे सकते हो, ठीक है। और यूथेनेसिया भी कौन देगा? लोकल एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी। ये जब ओके कहेगा तो उसी का आदमी जाके उसको यूथेनेसिया देगा। तो यहाँ पे ना क्रिटिक्स को वो हो गया, ऐसे कैसे यूथेनेसिया दे सकता है, इसका मतलब तो किसी को भी डॉग को दे देगा। क्या होगा यदि रूल्स है तुम्हारे पास, तो रूल्स का दुरुपयोग होता है। ऐसे बोला कि इल डॉग, अब इल डॉग नहीं रहा, मान लो भोगने वाला डॉग है, उसको भी दे देगा। ये मान लो कोई डॉग एक मोहल्ला में पूरा परेशान करके रख दिया है, तो उसको भी जाके यूथेनेसिया पिला देगा बढ़िया से। तो जो क्रिटिक्स बोले कि ये गलत चीज़, आप जो बोल रहे हैं कि एक्टिव यूथेनेसिया देना, गलत बात है। रूल्स ने ये भी बोला है, देखो इट शुड बी डन इन ए ह्यूमन मैनर। देखो इसमें बोला कि ह्यूमन मैनर में करना चाहिए, यानी कि यदि आप यूथेनेसिया दे रहे हो, यानी कि आप सोडियम क्या है तुम्हारा पेंटोबार्बिटल यदि आप दे रहे हो, तो आपका क्वालिफाइड वेटेरिन होना चाहिए। क्वालिफाइड वेटेरिन मतलब जो जानकार डॉक्टर टाइप का, ऐसे लोग से। सबसे बड़ा सवाल है क्या ये सब चीज़ हो पाएगा कि डॉक्टर को बुलाना, वो दे रहा है, डॉग को दे रहा है। अरे एक मोहल्ला में डॉग तुम्हारा 50 को बैठा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है? अच्छा कि वेटेरियन बहुत कम होगा, पॉपुलेशन आबादी कम होगा, कहाँ बार बार आएगा वो उसको इंजेक्ट करने के लिए। सबसे बड़ा यही, इसलिए इम्प्रैक्टिकल माना जा रहा है। इसने ये भी बोला कि एनिमल हेल्प सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, जहाँ पे डॉग और कैट बाइट्स, यदि कोई कुत्ता काटा है किसी को, किसी कैट ने काटा है, तो वो रजिस्टर कर सके। देखो ये भी कितना इम्प्रैक्टिकल है। आदमी पुलिस थाना नहीं पहुँचता है, यहाँ जाएगा बताने के लिए कुत्ता काटा है। बात समझ रहे हो? आदमी दौड़ने के लिए जाएगा इंजेक्शन लगाने के लिए, वो यहाँ पे कहाँ जाएगा? तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट।
इसमें रूल्स में ये भी बोला गया कि जो आपका RWS है वो क्या करे, एक स्पॉट बनाए, अलग से डॉग के लिए स्पॉट बनाए जो चिल्ड्रन से दूर हो, चिल्ड्रन का जो प्ले एरिया है उससे दूर हो। ऐसा संभव है? कुत्ता कहीं भी जा सकता है, चिल्ड्रन भी कहीं पे भी जा सकता है। और इसमें यह भी बोला गया कि जो बूढ़ा लोग है, सीनियर सिटीजन है, उसे दूर कुत्ते लोग को रखना है। पॉसिबल है? सीनियर सिटीजन कहीं पे भी जा सकते हैं बैठने के लिए, समझे? तो वही बोला कि एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टेयर के सीढ़ी में, ठीक है, और वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन चिल्ड्रन यूज़ करता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मगर सब चिल्ड्रन बच्चा लोग तो खेलते खेलते कहीं पहुँच जाएगा, सीनियर सिटीजन है ना टहलते टहलते कहीं पहुँच जाएंगे, और तुमको डॉग को अलग रखना है, पॉसिबल ही नहीं है यार। बाहर निकलो अभी दिख जाएगा तुमको। तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? तो इसमें कंक्लूजन क्या है रूल्स के हिसाब से कि स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी रिलोकेटेड। देखो इसमें डायरेक्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्ट्रे डॉग रिलोकेट नहीं कर सकते, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं डाल सकते हैं। स्ट्रेस मस्ट नॉट बे, कोई क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए इन एनिमल के प्रति, है ना। स्ट्रेस मस्ट बी केयर, और इसका केयरफुल ध्यान रखना चाहिए। एक बार देखो इसमें बोला क्या है कि वैक्सीन लगा दो, स्टेरिलाइजेशन कर दो और उसी जगह पे आगे छोड़ दो, समझे? तो इसमें देखो वही बात है कि इसमें क्या है कि स्ट्रे टू बी कॉट, वैक्सीनेटेड, न्यूट्रेड एंड रिलीज बैक, समझ गए ABC का रूल के हिसाब से। देखो यहाँ पे तो अब देखो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो डैट 36% दुनिया में जो रेबिस का जो मौत होता है 36% भारत में होता है। इसका मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉग का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए कि जो 36% वर्ल्ड का जो है, और साउथ ईस्ट एशिया में देखो तो 65% है जो भारत में हो रहा है रेबिस का प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट एशिया पूरा देखोगे तो हमारा एशिया का जिस ब्लॉक में हम आते हैं उसमें 65% हमारा ही है, और दुनिया में देखें तो हमारा लगभग 35 से लेकर 40% है। यानी कि यहाँ पे रेबिस से बहुत ज़्यादा लोग का मौत हो रहा है, समझे? अब देखो नेशनल रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम ने रिकॉर्ड किया है लगभग 6,000 साढ़े 6,000 है ना केसेस डेथ हो रहा है तुम्हारा 2012 से लेके 22 तक। तो 6,000 आंकड़ा ऑफिशियल आंकड़ा है, ये बहुत ज़्यादा है, बात समझे? देयर हैव ऑल्सो मीन सेवरल मीडिया, देखो वही जो बोल रहा है कि छोटा छोटा बच्चा लोग को अटैक कर लिया स्ट्रे डॉग्स ने, और अटैक इतना किया कि बच्चा मर गया। हाँ ये बिल्कुल अभी MP का जो चला है उसी की वजह से तो आया ही है। और देखो ना केरल में क्या हुआ था, केरल में स्थिति ये था स्टूडेंट कि एक पेरेंट्स बंदूक लेके बच्चे लोग को पहुंचाने जा रहा था, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, बंदूक हाथ में है। हाँ मर गया, हैदराबाद का ही केस है, तेलंगाना का ही केस है बिल्कुल। अरे केरल का एक केस है, केरल का मैं बता रहा हूँ कि दो तीन बच्चा है और गार्जियन जो है बंदूक लेके चल रहा है, ये स्थिति है कुत्ता की वजह से। अब वीडियो वायरल हो गया, अब वो गार्जियन को दोस्त बोले तो गार्जियन भी तो अपना बच्चा को प्रोटेक्ट करेगा ही ना। तो फिर अब देखो वो बेचारा, वो देखो कितना न्यूज़ में आया है, जो हमारा जो स्विगी बॉय सब है, हाँ हाँ लिफ्ट में वीडियो वायरल हुआ था, देखे हो ना? अब बताओ मालकिन, उसका जो मालकिन है वो तो कुछ नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है उसका, उसको तो खोपचे में ले जाकर पिलाओ 2-3। आपका कुत्ता ने गलती किया है तो आपको इतना समझ नहीं है? हाँ एक बच्चा कितना डरा था लिफ्ट के अंदर, काट लिया था उसको। एक स्विगी बॉय का तो पूरा शरीर ही खराब कर दिया था, पूरा बर्बाद हो गया था बेचारा। देखो यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो यहाँ पे, स्ट्रे डॉग्स आर नॉनसेंस बाय स्प्रेडिंग, देखो ये फैला देता है ये दुनिया भर का चीज़। सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी केप्ट ऑन, देखो RWS के ऊपर क्या रखा है इसमें, बोला कि जितने भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो ये स्ट्रीट डॉग का टेक केयर करेंगे, हाँ, और उसको दूर रखेंगे चिल्ड्रन से, एडल्ट से फिक्स इंटरवल पे, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट? व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज? दिस कुड फर्दर, देखो इससे डॉग बेचारा और होमलेसनेस हो जाएगा, और डिजीज हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। रूल्स ऑल्सो ट्रांसफॉर्म स्ट्रे डॉग्स इनटू न्यू क्लास। अब देखो न्यू कम्युनिटी एनिमल उसको बनाया जा रहा है, जो कि पर्पस क्या है इसका क्लियर ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, क्रिटिक्स लोग कह रहे हैं कि ABC रूल जो अभी लाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है इसको करना। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि बहुत इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड कैजुअल फीडिंग ऑफ डॉग्स एंड रिक्वायर देम टू बी अडॉप्टेड एंड डायरेक्टली केयर फॉर टू एलिमिनेट कैनिन। बोला कि ये होमलेस अच्छा है कि भाई जो आदमी सब जाके उसको अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट करने वाला भी तो होता है बहुत सारा। कई आदमी को देखोगे कुत्ते के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, बिस्किट उसको लेके जाएगा, खिलाएगा, ऐसे भी टाइप के होते हैं लोग सब। तो बिल्कुल वो अडॉप्ट करे, अब वो ज़्यादा बेटर होगा।
लोगों को मोटिवेट करिए एडप्ट करने के लिए। बात समझे? आगे देखो, वाई डिड द इन्वायरमेंटलिस्ट से, आखिर क्यों बोलते हैं? देखो यस, क्योंकि जानते हो कि एनिमल्स का भी एक समय आता है जहाँ पे है ना एक टाइम में उसका ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इफ़ देर इज अ वैक्यूम इट विल ऑक्यूपाइड बाय द मोर इनकन्वेंट स्पीसीज, जैसे रैट्स हुआ, माइस हुआ, मंगूस हुआ, कॉकरोच, इसका भी आबादी बढ़ने लगता है। जैसे लंदन प्लग देखे थे हम लोग, वियतनाम प्लग भी देखे थे ना, वियतनाम में क्या हुआ था, रैट का जो हुआ था, पुच्छर लेके खरीदता था, जानते हैं ना, बहुत बड़ा ही। देखो वहाँ से देखो ह्यूमन पॉपुलेशन कितना मरा था ब्लैक डेथ पैंडेमिक की वजह से। जैसे एक सिमिलर इंसिडेंट सूरत में हुआ था, देखो इसमें बहुत सारे, उसमें एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे डॉग्स को हटाना पड़ा। तो जो न्यू ABC रूल्स है, कम्युनिटी डॉग केयर गिवर्स हैव बीन ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट। तो इसमें क्या है कि जो बेचारा जो कम्युनिटी डॉग केयर गिवर्स है, यानी कि जो प्यार करता है डॉग से, उसको हरासमेंट नहीं किया जाएगा। नहीं तो कई बार होता है ना कि वो टॉर्चर कर रहा है बोल के ही उसको पकड़ के ले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसको दिया गया है। आगे देख लो, द प्रॉब्लम इज मच बिगर देन व्हाट द रूल्स ट्राई टू सॉल्व। देखो प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना इसमें लिख दिया गया है, जितना वो ABC रूल में दिया, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और सॉल्यूशन बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाता है। देखो PCN ABC रूल्स एक्नॉलेज दैट अनचेक्ड स्ट्रे मस्ट बी रिस्ट्रेन बट दे आर अराउंड, देखो लगभग वही बोल तो रहे हैं, 65 मिलियन डॉग्स है। इसका मतलब लगभग 6.5 करोड़, एक मैं बोल रहा हूँ अलग अलग आंकड़ा है, कोई 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसा बोलता है। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, समझे। पोर चिल्ड्रेन आर एबल टू एसेस ट्रीटमेंट दैट एक्सपेक्टिंग डॉग नंबर्स टू रिड्यूस ऑन देयर ओन स्टेलाइजेशन। ये पाइप ड्रीम है कि कैसे इसको कम करें वैक्सीन। अब देखो इतना 6 करोड़ 7 करोड़ का जनसंख्या है डॉग्स का, वैक्सीनेशन करवाना इट्स सो डिफिकल्ट ना, स्टेलाइजेशन करवाना सो डिफिकल्ट। अब तुमने म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर दे दिया जिम्मेदारी। अरे उसके पास तो खुद पैसा नहीं है अपना सर्वाइव करने के लिए, कैसे सर्वाइव करेगा? चलो मेट्रोपॉलिटन कर लेगा, व्हाट अबाउट द अदर म्यूनिसिपैलिटी, दे डोंट हैव मनी, समझे। एट द सेम टाइम इंडिया हैज़ कमिटेड टू, देखो इंडिया कमिट भी किया कि 2030 तक रेबीज एलिमिनेट कर देगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ना। तो कहने का मतलब है कि आपका जो रूल्स होना चाहिए था और ब्रॉड होना चाहिए था और बहुत बड़ा होना चाहिए था। बट विदाउट फ्रेमिंग थ्रेट फ्रॉम स्टे डॉग्स एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इंडिया पोरेस्ट विल कंटिन्यू टू, यदि आप ऐसा नहीं करते तो अभी भी स्टिल आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा स्ट्रीट डॉग, यानी कि स्ट्रीट डॉग का जो मेनांस है वो अभी भी स्टिल कंटिन्यू रहेगा, समझ गए। व्हाट डिड द सेक्रेटरी ऑफ एनिमल, देखो सेक्रेटरी ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो और धमकी दिया है कि कोई भी वायलेशन होगा तो RWAS और म्यूनिसिपैलिटी को के अगेंस्ट होगा चार्ज। एक तरह गिदर भपकी देना हुआ। फाइनल शब्द क्या है? फाइनल शब्द यही है स्टूडेंट कि जो रूल्स है फेल कर जाएगा। आप इतना ओनस दे दिए है ना, इतना ओनस दे दिया आप RWAS, क्या भरोसा कुछ गलत कर दे, क्या भरोसा उसके पास पैसे ही नहीं हो कुछ करने के लिए। तो थोड़ा सा और अच्छे से और पार्टी को जोड़ना चाहिए था इसके साथ। दैट्स इट।